गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अंकित कुमार गर्ग आज आपके सामने 20 जून 2022 को होने वाले SGPGI लखनऊ 2022 कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम के लिए 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आया हूं, जिसके अंदर 100 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष पेश किए गए हैं जिनका अधिकांश वेटेज एग्जाम के अंदर रहता है और अनेक बार इन क्वेश्चंस के आने की या इनसे संबंधित क्वेश्चंस के आने की संभावना रहती है। तो आज हम पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस जो SGPGI 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग क्लासेस के अंदर गाइडेंस के द्वारा आप लोगों के समक्ष ये क्लास पेश की गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन इज द ischial spine, iliac spine, ischial tuberosity एंड द sacrum। यह क्वेश्चंस ओबीजी सब्जेक्ट से संबंधित है, जिसके अंतर्गत यह पूछा गया है कि जो स्टेशन शब्द है उस स्टेशन शब्द का प्रयोग हम किस चीज के लिए करते हैं और कहां से काउंट करते हैं। सबसे पहले हमको यह जानने की आवश्यकता है कि स्टेशन का अर्थ क्या होता है। जब भी एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बेबी नीचे की ओर प्रोग्रेस करता है, जिस प्रोसेस को डिसेंट नाम से जाना जाता है। दिस वन इज द ओवर पेल्विस। पेल्विस का जो एक कॉर्नर होता है, दिस कॉर्नर इज नोन एज द ischial स्पाइन। दिस कॉर्नर इज नोन एज द ischial स्पाइन। और इस ischial स्पाइन से जब बेबी नीचे की ओर प्रोग्रेस करता है तो हम उसको +1 काउंट करते हैं। इस ischial स्पाइन के कॉर्नर को हम 0 से काउंट करते हैं। अगर बेबी की स्थिति इससे ऊपर रहती है तो हम -1 काउंट करते हैं। तो दिस इज द स्टेशन विच इंडिकेट द प्रोग्रेस ऑफ द डिसेंट ऑफ द बेबी। स्टेशन क्या करता है कि बेबी नीचे की ओर कितना एंगेज हो रहा है पेल्विक कैविटी के अंदर, उस चीज को डिनोट करता है। तो राइट आंसर इज द ischial स्पाइन। स्टेशन किससे रिलेटेड होता है? ischial स्पाइन से रिलेटेड होता है। तो हमको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि स्टेशन शब्द का क्या मतलब होता है। स्टेशन शब्द हमें उस बात को बताता है कि जब भी कोई मदर लेबर प्रोसेस के अंदर जाती है तो बच्चा नीचे की ओर प्रोग्रेस करता है, उस प्रोसेस को हम डिसेंट नाम से जानते हैं। और डिसेंट होता है तो उसको ischial स्पाइन के द्वारा स्टेशन को डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैलोरीज आर प्रोवाइड बाय द 1 ग्राम फैट। इस क्वेश्चन को भी अनेकों बार एग्जाम में देखा गया है क्या कि 1 ग्राम फैट के द्वारा कितनी कैलोरी अपने को प्राप्त होती है। ऑप्शंस आर द 4 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी एंड 10 किलो कैलोरी। तो राइट आंसर इज द फैट के द्वारा 1 ग्राम फैट के द्वारा हमें मिलती है 9 किलो कैलोरी। कितनी मिलती है? फैट के द्वारा हमें प्राप्त होती है 9 किलो कैलोरी। साथ ही इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमको यह भी ध्यान रखना है कि 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा हमें मिलती है 4 किलो कैलोरी। तो दोनों आंसर आपको क्लियर हो गए हैं। अगर फैट का पूछता है तो हमें ध्यान रखना है कि फैट के द्वारा हमें 9 किलो कैलोरी मिलती है और प्रोटीन के द्वारा हमें 4 किलो कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 3। Who is revered as the founder of the modern nursing? मॉडर्न नर्सिंग के ज्ञाता हमें किसे माना गया है? खोजकर्ता या फाउंडर किसको कहा जाता है? ऑप्शंस आर द जीन वाटसन, वर्जीनिया हेंडरसन, बेटी न्यूमैन एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं
कि मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर किसको कहा गया है, तो मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर हम कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित एग्जाम में अनेक क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि इट इज ऑल्सो नोन एज द लेडी विथ लैंप। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है, लेडी विथ लैंप के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो बर्थ प्लेस था, जन्म स्थान था, वो कहां है, दिस इज द इटली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कौन सी तारीख को मनाया जाता है, यह भी हमको ध्यान रखना है, जिसे नर्सेज दिवस के नाम से जाना जाता है, 12 मई 1820। इनकी डेथ कब हुई थी, 13 अगस्त 1910। तो these are the some facts which are related to the फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हमको ये अदर फैक्ट भी ध्यान में रखने हैं, क्या कि इन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की खोज करी थी। सेकंड, इन्हें लेडी विथ लैंप के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म इटली के अंदर हुआ था। इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था, जिसे नर्सेज दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी डेथ 13 अगस्त 1910 को हुई थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो रिलेटेड है किससे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो। जब भी किसी बेबी को, अडल्ट को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है तो हम एक सीपीआर वाला मेथड फॉलो करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन। इसके अंदर कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का रेशियो पूछा गया है। तो ये रेशियो कितना होता है, 12:3, 30:2, 15:2 एंड 60:6। तो ये ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस के अंदर हमें राइट आंसर देखना है कि किसके अंदर पूछा है इसने, व्हाट इज द चेस्ट कंप्रेशन रेशियो वेंटिलेशन रेशियो। इसके अंदर ना तो इसने अडल्ट का पूछा है, ना इन्फेंट का पूछा है। हम सभी को सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है, क्या, जब अडल्ट का पूछा जाए तो 30:2 हमें ध्यान रखना है, चाहे वो 1 रेस्क्यूअर हो या 2 रेस्क्यूअर हो। जब भी अडल्ट का कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो पूछा जाता है तो हमें एक ही बात ध्यान में रखनी है कि अडल्ट के अंदर कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है, 30:2। लेकिन जब यह चाइल्ड या इन्फेंट के अंदर पूछता है तो हमें ध्यान रखना है, क्या, अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो इसका अनुपात होगा 15:2, और अगर 1 रेस्क्यूअर है तो इसका अनुपात होगा 30:2। ये दोनों ही बातें हमको ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स, मैं वापस आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चंस को हमें 2 बार रिपीट करना है, 2 बार पढ़ना है कि उसका मेन मोटिव क्या है पूछने का। उसके बाद ही हमें आंसर पे क्लिक करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑप्शंस को भी हमें बार बार देखना है, उसके फाइनलाइज होने के बाद ही हमें आंसर क्लियर करने हैं। तो राइट आंसर इज द 30:2। ना तो इसमें अडल्ट पूछा है ना इन्फेंट पूछा है, तो हमें अडल्ट को काउंट करते हुए क्या देखेंगे, राइट आंसर इज द 30:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट अपीयर एट अराउंड। ब्रैक्सन हिक्स जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कब स्टार्ट हो जाते हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक होता है कि व्हाट इज द ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, लेबर, डिलीवरी एंड प्रेगनेंसी। इस पीरियड के दौरान यूट्रस में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। क्या कि यूट्रस में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं। और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी है वो नीचे की ओर डिसेंड होता है, पेल्विक कैविटी की ओर डिसेंड होता है, और पूरा 38 वीक टर्म पर कंप्लीट होने के बाद में उसकी डिलीवरी होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट अपीयर एट अराउंड, कौन से वीक पर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शंस आर द 4 वीक, 8 वीक, 16 वीक एंड 12 वीक।
तो राइट आंसर इज द 8 वीक। अराउंड द 8 वीक ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर स्टार्टेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ द न्यूबॉर्न चाइल्ड एट 12 मंथ ऑफ द एज। क्या पूछा गया है कि जो न्यूबॉर्न की हाइट है 12 मंथ पर कितनी होती है, एक बच्चे की जो लंबाई है जन्म के समय क्या होती है, 12 मंथ पे क्या होती है, कब डबल हो जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में अनेक बार पूछे गए हैं। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द हाइट ऑफ द न्यूबॉर्न। हमें यह ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब जन्म के समय है इनकी जो हाइट होती है वो होती है 55 सेंटीमीटर। एट द एज ऑफ 12 मंथ इट बिकम 75 सेंटीमीटर। एट द एज ऑफ 24 मंथ इट बिकम 90 सेंटीमीटर एंड एट द एज ऑफ 48 months it become 100 centimeter. So you should follow this chart during the questions is asked newborn height। जब भी एग्जाम के अंदर न्यूबॉर्न की हाइट पूछी जाती है तो हमें इन पैरामीटर्स को फॉलो करना है। क्या, अगर वो एग्जामिनर पूछता है कि जन्म के समय कितनी होती है तो 50 सेंटीमीटर, 1 साल या 12 मंथ की एज पे कितनी होती है 75 सेंटीमीटर, 2 साल पे कितनी होती है 90 सेंटीमीटर एंड जन्म की जो हाइट है वो डबल कब हो जाती है 4 साल की आयु के ऊपर एक बच्चे की हाइट क्या हो जाती है डबल हो जाती है। तो हाइट का जब भी क्वेश्चन आता है हम इस पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 75 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 12 मंथ। यानी न्यूबॉर्न की जब आयु 12 मंथ की हो जाती है तो हमें बच्चे की आयु कितनी हो जाती है, सॉरी बच्चे की हाइट कितनी हो जाती है 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वुमन हु हैज नेवर बीन प्रेग्नेंट इज कॉल्ड। ऐसी मदर जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है उसको किस टर्म से हम जानेंगे। सो ऑप्शंस आर द नल्लीपेरा, परप्यूरल, प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा। तो राइट आंसर इज द नल्लीपेरा। ऐसी मदर जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ऐसी लेडी जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है उसे किस नाम से जानते हैं हम, नल्लीपेरा के नाम से जानते हैं। प्राइमरी ग्रेविडा क्या होता है, लेडी हु बिकम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट। जब भी कोई लेडी पहली बार प्रेग्नेंट होती है, पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसे किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा के नाम से। और मल्टी ग्रेविडा क्या होती है, जब वह 2 या 2 से अधिक बार प्रेग्नेंट होती है, दैट्स नोन एज द मल्टी ग्रेविडा। सो राइट आंसर इज द नल्लीपेरा। ऐसी लेडी या ऐसी वुमन जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई उसे किस नाम से जानते हैं हम, नल्लीपेरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हम जिस नर्सिंग एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं SGPGI लखनऊ, उसके बारे में भी हमको नॉलेज होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसी में से मैं एक क्वेश्चन निकाल के लाया हूं, SGPGI एस्टेब्लिश इन विच ईयर। SGPGI जो लखनऊ है उसकी स्थापना कौन से वर्ष के अंदर हुई थी, यह क्वेश्चंस भी आने के बहुत बहुत चांस हैं। तो फर्स्ट वन इज द 1982, 1983, 1984 एंड 1985। तो स्टूडेंट्स हमको ध्यान में रखना है जो SGPGI लखनऊ है उसकी स्थापना 1983 1983 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1983 के अंदर। और इनके जो डायरेक्टर हैं RK डिगेल, ये भी हमें ध्यान में रखना है कि डायरेक्टर नेम ऑफ द SGPGI इज द RK डिगेल और इसकी स्थापना हुई थी 1983 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द एंटीडोट फॉर द मॉर्फिन। एंटीडोट का क्वेश्चन भी अनेकों बार एग्जाम में आता है कि कई बार पूछ लिया जाता है विटामिन के, वारफेरिन, हिपेरिन, प्रोटामाइन सल्फेट,
सो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ द मोर्फिन? मोर्फिन का जो एंटीडोट है वो क्या होता है? म्यूकोमाइस्ट, विटामिन के, नेलेक्सोन एंड प्रोटामाइन सल्फेट। इन चारों में से कौन सा होगा? सो राइट आंसर इज द नेलेक्सोन इज द एंटीडोट ऑफ द मोर्फिन। मोर्फिन का एंटीडोट क्या होगा? नेलेक्सोन होता है। विटामिन के किसका होगा? वारफेरिन का। प्रोटामाइन सल्फेट किसका होगा? हिपेरिन का। अनेकों बार एग्जाम में एंटीडोट का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो हमको सभी जितने भी एंटीडोट्स हैं उन सभी को याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द मैटरनल प्लेसेंटा? ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो मदर की प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर चली जाती है? ऑप्शंस आर द आईजीजी, आईजीई, आईजीए एंड आईजीएम। सो राइट आंसर इज द आईजीजी। आईजीजी ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके किसमें चली जाती है? बेबी में चली जाती है। ऐसी इकलौती इम्यूनोग्लोबुलिन जो मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करके किसमें चली जाती है? बेबी के अंदर चली जाती है। ई ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो एलर्जिक रिएक्शन में अपीयर होती है। आईजीए बॉडी सीक्रेशंस में उपलब्ध होती है। बॉडी सीक्रेशंस में पाई जाती है। एंड इट इज द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजीएम क्या हुई है? लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है। सो क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था कि ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन जो मदर की प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है वो किस नाम से जानी जाती है? आईजीजी। आईजीजी ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन है जो मदर की प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉल T10 T wave and wide QRS complex are seen in। ECG का क्वेश्चंस भी अनेकों बार पूछा जाता है। किस प्रकार की वेव हमें दिखाई देती है ECG के अंदर? अगर ECG में टॉल T वेव दिखाई दे रही है और वाइड QRS कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है? ऑप्शन आर द हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। सो राइट आंसर इज द हाइपरकैलेमिया। अगर कोई पेशेंट हाइपरकैलेमिया का है तो उसकी ईसीजी के अंदर टॉल टी वेव दिखाई देगी एंड वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा पेशेंट जिसकी ईसीजी के अंदर टॉल टी वेव दिखाई देती है एंड वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है? दैट इंडिकेट इज द हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल हेड एंड लिम्ब टू इट्स ट्रंक इज कॉल्ड। जब भी बेबी यूट्रस के अंदर होता है तो उसके हेड का एंड लिम्ब का, उसके ट्रंक के साथ जो रिलेशन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर द लाई, एटीट्यूड, डिनोमिनेटर एंड प्रेजेंटेशन। द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल हेड एंड लिम्ब्स इज टू ट्रंक इज कॉल्ड एटीट्यूड। हम किस नाम से जानेंगे उसको? एटीट्यूड के नाम से जानेंगे। क्या कि जब बच्चे के हेड का संबंध अपने ही बॉडी लिम्ब के साथ होता है, अपने ही हाथ पैरों के साथ होता है, जब उसको हम किस नाम से जानेंगे? एटीट्यूड के नाम से जानेंगे। लाई क्या होता है? लाई का मतलब होता है दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज द बेबी। लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस रिलेट टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बेबी इज नोन एज द लाई। और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि यूनिवर्सल लाई कौन सी होती है? यूनिवर्सल लाई होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है जो यूनिवर्सल लाई होती है। लाई का मतलब क्या होता है? जब बेबी का लॉन्ग एक्सिस का रिलेशन मदर के यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस के साथ देखा जाता है, दैट्स नोन एज द लाई। तो हमारा क्वेश्चन था द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल हेड एंड द लिम्स टू इट्स ट्रंक इज कॉल्ड एटीट्यूड। उसको क्या बोलेंगे हम? एटीट्यूड के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनिया, मैनिया की डीओसी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, या मैनिया वाले पेशेंट को कौन सी ड्रग प्रोवाइड करी जाती है? ऑप्शंस आर द फ्लुक्सोटिन, लिथियम, एमीपेरामाइन एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। दीज आर द ऑप्शंस। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मैनिया। बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर दो कंडीशन आती हैं, डिप्रेशन एंड मैनिया। जब पेशेंट का मूड डिप्रेस होता है, सैड होता है, दैट कंडीशन इज द डिप्रेशन। लेकिन जब पेशेंट का मूड हाइपर होता है, हाइपर एक्टिविटी वो प्रेजेंट करता है, दैट कंडीशन इज नोन एज द मैनिया। मैनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो राइट आंसर इज द लिथियम। लिथियम कार्बोनेट जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी? मैनिया की, लिथियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरसकॉफ सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। जो कोरसकॉफ सिंड्रोम है वो किसकी कमी के कारण होता है? यह सिंड्रोम जो अल्कोहल वाले पेशेंट हैं, अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट हैं, उनके अंदर ज्यादा दिखाई देता है। सो ऑप्शंस आर द आयरन, राइबोफ्लेविन, थायमिन एंड पायरिडोक्सिन। तो ऑप्शन क्या है? आयरन, राइबोफ्लेविन, थायमिन एंड पायरिडोक्सिन। राइट आंसर इज द थायमिन। जब किसी पेशेंट के अंदर थायमिन की कमी होती है या ऐसे व्यक्ति जो अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा करते हैं तो उनके अंदर थायमिन की कमी हो जाती है, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? कोरसकॉफ सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी? साइकोएनालिटिक थ्योरी के जनक किनको कहते हैं या उनके पिता में कौन है? कोलबर्ग, जीन पिगेट, मास्लो एंड सिगमंड फ्रूड। तो सिगमंड फ्रूड को साइको एनालिटिक थ्योरी के जनक कहा जाता है। सो हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी? तो सिगमंड फ्रूड इज द फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। जिन्होंने प्रपोज की थी साइको एनालिटिक थ्योरी वाज द सिगमंड फ्रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईसीजी पी वेव प्रेजेंट। जब भी किसी पेशेंट की ईसीजी देखी जाती है तो हम उसके अंदर पी क्यू आर एस यह कॉम्प्लेक्स हमको देखने को मिलता है। तो पी वेव जो होती है वो किस चीज को डिनोट करती हैं? ऑप्शंस आर द आर्टीरियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, आर्टीरियल रिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो आंसर इज द आर्टीरियल डिपोलराइजेशन। जो पी वेव होती हैं वो किसको डिनोट करती हैं? आर्टीरियल डिपोलराइजेशन को डिनोट करती हैं ईसीजी के अंदर। नेक्स्ट वन इज द अम्बलाइकल वेन आल्सो नोन एज। अम्बलाइकल जो वेन होती है या जो अम्बलाइकल कोड होती है, सॉरी यहां पे गलत लिख दिया गया, अम्बलाइकल कोड, अम्बलाइकल कोड आल्सो नोन एज। अम्बलाइकल कोड को किस नाम से भी जाना जाता है? सो ऑप्शंस आर द फ्यूनिस, ट्रेकिया, एमनियोन एंड द कोरियन। तो राइट आंसर इज द फ्यूनिस। अम्बलाइकल कोड को किस नाम से भी हम जानते हैं? फ्यूनिस के नाम से भी जाना जाता है। अम्बलाइकल कोड से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस हैं, जैसे अम्बलाइकल कोड में कितनी आर्टरी और कितनी वेन होती है? तो हमें हमेशा ध्यान रखना है 2 अम्बलाइकल आर्टरी एंड 1 अम्बलाइकल वेन। ये तीन चीज इसके अंदर मिलकर बनी हुई होती है क्या? अम्बलाइकल कोड। क्या क्या? 2 अम्बलाइकल आर्टरी इसमें पाई जाती हैं और 1 अम्बलाइकल वेन इसके अंदर पाई जाती है। अगर कोई आपसे पूछे 1 अम्बलाइकल वेन कौन सी कम हो जाती है? राइट साइड की जो अम्बलाइकल वेन है वो डिसअपियर हो जाती है। सो हमें इतना ध्यान रखना है कि जो अम्बलाइकल कोड है किस किस से मिलकर बनी हुई होती है? 2 अम्बलाइकल आर्टरी से मिलकर बनी होती है एंड 1 अम्बलाइकल वेन से मिलकर बनी होती है।
दूसरा क्वेश्चन है, जो अम्बिलिकल आर्टरी है या अम्बिलिकल कोर्ड है किसकी बनी होती है? ये वार्टन जेली की बनी होती है, वार्टन जेली की बनी होती है और 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। तो अम्बिलिकल कोर्ड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो गए? इसको फ्यूनिस के नाम से भी जाना जाता है। 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन इसके अंदर पाई जाती है। राइट साइड की अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाती है एंड यह वार्टन जेली की बनी हुई होती है और इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5% नॉर्मल स्लाइन इज द, जो नॉर्मल स्लाइन है जिसका प्रतिशत कितना है? 0.5%, उसको किस नाम से जानते हैं? वो कैसा सॉल्यूशन होगा? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड कोलोइड। जो 0.5% नॉर्मल स्लाइन है उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और 0.9% सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन।